Hello students, I am Nisha, Faculty of Physics in DN College Hisar. Today I am delivering the remaining topic of this unit 4. So let us these topics. First topic is transformation of momentum and energy. तो very simple topic, ठीक है, ये समझ में भी आ गया होगा सभी बच्चों को. तो इसमें बेसिकली है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंटम एंड एनर्जी में क्या है, वी हैव टू ऑब्टेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोथ फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी. जैसा कि अब तक हमने कई चीज़ों के लिए, जैसे हमने इक्वेशंस निकाली भी हैं, वेलोसिटी के लिए निकाली है, टाइम के लिए निकाली है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. सिमिलरली वी ऑब्टेन फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी. तो सेम वही इस पूरी यूनिट में याद रखना, हम उसी तरीके से दो फ्रेम कंसीडर करेंगे. एक फ्रेम एस लेंगे जो कि रेस्ट पे लेंगे, फ्रेम एस डैश लेंगे जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो लेट अस कंसीडर एक बॉडी ले लेते हैं जिसका रेस्ट मास है एम नॉट, जो मूव कर रही है वेलोसिटी यू से फ्रेम एस के अंदर. Now we can divide this velocity u into three components, ux, uy, uz along x, y, z axis in frame s. तो जो ऑब्जर्वर होगा फ्रेम एस में, उसको जो मास जो बॉडी का अपीयर होगा वो कितना होगा, m इक्वल टू एम नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन ना, जो हम पहले भी ऑब्टेन कर चुके हैं. तो दिस इज द मास अपीयर बाय द ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस. तो लेट अस कंसीडर एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कौन सा, एस डैश, जो एक वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो जो ऑब्जर्वर होगा फ्रेम एस डैश के अंदर, उसको जो बॉडी की जो वेलोसिटी अपीयर होगी कितनी होगी, यू डैश. उसको भी कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यू एक्स डैश, यू वाई डैश एंड यू जेड डैश. और उसको जो मास अपीयर होगा वो कितना होगा, एम डैश, विच कैन बी रिटन एज एम नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. ठीक है. तो अब हमें क्या लिखना है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन लिखनी है. तो ये हम पहले भी ऑब्टेन कर चुके हैं, अगर तुमने पिछले टॉपिक पढ़े होंगे तो ध्यान होगा. दीज आर द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हम पहले निकाल चुके हैं. तो दिस इज द वैल्यू फॉर यू एक्स डैश, यू वाई डैश एंड यू जेड डैश. ठीक है. अब हमें बेसिकली किसके लिए इक्वेशन निकालनी है, मोमेंटम के लिए. तो पी एक्स डैश कैन बी रिटन एज एम डैश यू एक्स डैश. एम डैश की वैल्यू भी है तुम्हारे पास, यू एक्स डैश की वैल्यू भी है. पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. तो तुम्हारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी. तो अब देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो उसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं. तो इसको सिंपल बनाने के लिए वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस अंडर रूट टर्म्स, अंडर रूट 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. तो इसको निकालने के लिए हमें पता है, सिंपली वी कैन राइट यू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स डैश स्क्वायर प्लस यू वाई डैश स्क्वायर प्लस यू जेड डैश स्क्वायर ना लिख सकते हैं ना, क्योंकि यू एक्स डैश एंड यू वाई जेड डैश, यू वाई डैश एंड यू जेड डैश आर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू डैश इन फ्रेम एस डैश. तो ये वैल्यूज यहाँ रख दो. यू एक्स डैश की वैल्यू तुम्हें पता है, यू वाई डैश की तुम्हें पता है, यू जेड डैश की तुम्हें पता है. तीनों वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करो, ऐड करो, सिंपल मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर लो इसको. तो सिमिलरली इस इक्वेशन को हमने जैसे फ्रेम एस डैश में लिखा था, तो ये सेम इक्वेशन एस फ्रेम में भी ट्रू होगी. तो वहाँ पे अनप्राइम्ड क्वान्टिटीज अनप्राइम्ड में चेंज हो जाएंगी. तो यहाँ से यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर. ठीक है. ये वैल्यूज़ निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो, यू डैश स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. फिर क्या निकाल लो, 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. सिंपल मैथमेटिक्स है, मेरे ख्याल से सबका हो जाएगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं आई होगी. तो उसके बाद वैल्यू किसकी निकालो, अंडर रूट 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. ठीक है. तो ये वैल्यू आ गई. तो तुम्हारे पास जो ये क्वांटिटी इस चीज़ को हमने थोड़ा सॉल्व कर लिया है. तो वो जो वैल्यू हमारे पास, ये जो वैल्यू आई है, पुट दिस वैल्यू इन मोमेंटम इक्वेशन. तो पी एक्स डैश हमारे पास ये बन गया. ठीक है. थोड़ा सॉल्व कर लो इसको. तो फाइनली क्या आ गया, एम नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू यू एक्स माइनस वी बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. ठीक है. तो एम नॉट बाय अंडर रूट दिस क्वान्टिटी इज़ व्हाट, एम. ठीक है. पहले भी आ चुकी है रिलेशन. तो पी एक्स डैश कितना आ गया, दिस इज़ द रिलेशन ऑफ, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा. ठीक है. तो m की जगह हम सिंपल e बाई सी स्क्वायर भी रख सकते हैं, एम यू एक्स की जगह पी एक्स रख सकते हैं. तो हमारे पास पी एक्स डैश कितना आ गया, पी एक्स माइनस ए बाई सी स्क्वायर वी इन बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. तो दिस इज द मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस. पी एक्स डैश इज द मोमेंटम इन एस डैश फ्रेम, पी एक्स इज द मोमेंटम इन एस फ्रेम. तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर मोमेंटम. सिमिलरली वी ऑब्टेन द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पी वाई डैश. तो वो क्या हो जाएगा, एम डैश यू वाई डैश. और सिमिलरली ऑब्टेन फॉर पी जेड डैश. तो जब तुम सॉल्व करोगे, जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पी वाई डैश पी वाई के बराबर आएगा, पी जेड डैश पी जेड के बराबर आएगा. तो ये पहले भी अंडरस्टूड ही था कि जब बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है तो वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जो हमने मैथमेटिकली देख भी लिया. ठीक है.
तो ये जो इक्वेशंस हैं दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर मोमेंटम। सिमिलरली एनर्जी के लिए निकाल सकते हो ना, ई डैश कैन बी रिटन एज एम डैश सी स्क्वायर। तो एम डैश, ये ई डैश क्या है, क्वांटिटी इन फ्रेम एस डैश, एम डैश की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पुट कर दो। इस क्वांटिटी को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो ये यहाँ इसकी वैल्यू जो पीछे आई थी हमारे पास, यहाँ पुट कर दो उसको। ये याद रखना, अगर पेपर में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है तो ये वैल्यू तुम्हें सॉल्व करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्ट याद नहीं करके जाना है इसको, सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है इसका, तो इसको वैसे ही ध्यान रखना, सॉल्व करके दिखानी है वैल्यू। तो ई डैश तुम्हारे पास सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ई डैश इज ई माइनस पी एक्स वी बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो दिस इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ना, तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो इसके कंपोनेंट्स तो होंगे नहीं, तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एनर्जी। मोमेंटम के लिए पहले ही आ चुकी है, तो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम। अब इन्हीं इक्वेशन से अगर तुमसे कोई इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है तो सिंपल है, वी को रिप्लेस कर दो माइनस वी से, ई को ई डैश से और ई डैश को ई से। तो दीज आर द इक्वेशंस इन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है तो लीव इट, दिस कंप्लीट टॉपिक इज नॉट इन द सिलेबस, दिस इज ऑल्सो नॉट इन द सिलेबस, बट यू कैन रीड इट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिविस्टिक डोपलर्स इफेक्ट, ठीक है। कई बच्चों ने इसका नाम सुना भी होगा पहले, डोपलर्स इफेक्ट साउंड के केस में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है शायद, ठीक है, कि एक पैसेंजर खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, एक ट्रेन आ रही है, उसकी जो ट्रेन की जो साउंड है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल कितनी है और पैसेंजर को कितनी सुनाई दे रही है, उनके आपस में क्या रिलेशन है, ये ऐसा कुछ तुमने पढ़ा हुआ है, डेट इज़ डोपलर्स इफेक्ट। तो रिलेटिविस्टिक डोपलर इफेक्ट में हम क्या बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। तो जो फिनोमेना है अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर, इसे बोलते हैं रिलेटिविस्टिक डोपलर इफेक्ट। तो इसमें रिलेटिव मोशन होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो देयर इज़ नो रिलेटिविस्टिक डोपलर इफेक्ट, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक हो सेम वही चीज़ करेंगे, दो फ्रेम लेंगे, एस लेंगे, एस डैश लेंगे, तो हम यहाँ पे वही कंसीडर करेंगे। एक हमने एस फ्रेम लिया है और उस एस फ्रेम में ही हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, जो लाइट एमिट कर रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी की, न्यू फ्रीक्वेंसी की, और कहाँ पे प्लेस्ड है, ओरिजिन पे। एक ऑब्जर्वर है एस डैश फ्रेम में जो सोर्स ऑफ लाइट से दूर जा रहा है, कितनी स्पीड से, वी स्पीड से, और वो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी को कितना मेजर कर रहा है, न्यू डैश। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन न्यू डैश एंड न्यू। तो लेट अस डू इट, सिंपल आर्टिकल है, हो जाएगा। तो वही पहले इसको बेसिकली देयर ऑफ टू टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट एंड ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। तो लॉन्गिट्यूडनल जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन ली जाएंगी वो डायरेक्शन ऑफ लाइट के पैरेलल ली जाएंगी, ठीक है। ट्रांसवर्स में जो ऑब्जर्वेशन ली जाएंगी वो डायरेक्शन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर ली जाएंगी। तो कुछ मुश्किल नहीं है, पहले लॉन्गिट्यूडनल कर लेते हैं। दो फ्रेम ले लिए, एस और एस डैश, ठीक है। फ्रेम एस स्टेशनरी है और एस डैश मूव कर रहा है वेलोसिटी वी से अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं जो कैपेबल ऑफ इमिटिंग लाइट पल्सेस सिचुएटेड एट ओरिजिन इन फ्रेम एस। एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं फ्रेम एस में, जो सोर्स ऑफ लाइट है वो जो लाइट इमिट कर रहा है वो पल्सेस की फॉर्म में कर रहा है। तो दो सिग्नल्स आ रहे हैं, वो किस किस टाइम पे आ रहे हैं, t=0 और एक एट t=t1। तो डैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन जो टाइम इंटरवल आएगा दोनों पल्सेस के बीच में कितना आएगा, t1 - 0 डेट इज t1, ठीक है। नाउ हमारे पास लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम पहले भी ऑब्टेन कर चुके हैं। तो एक्स डैश कैन बी रिटन एज x - vt बाय √1 - v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, एंड टी डैश कैन बी रिटन एज t - vx बाई सी स्क्वायर बाय √1 - v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो जो पहला सिग्नल है वो कब एमिट हो रहा है, जब x=0 है और t भी =0, मतलब सोर्स ऑफ लाइट की पोजीशन तो वही है x=0, लेकिन पहले सिग्नल के लिए t भी 0 है, तो उस केस में x डैश भी 0 आएगा और t डैश भी 0 आएगा, ठीक है। जो दूसरा सिग्नल है उसके लिए पोजीशन तो वही है लेकिन टाइम क्या हो गया, t1। तो उस केस में जो x डैश है वो t डैश है वो 0 ना आके कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू x डैश की वैल्यू आ जाएगी, t डैश की ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो सेकंड सिग्नल है उसको फ्रेम एस डैश तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स, विच कैन बी वी टी डैश, टी डैश की वैल्यू हमारे पास पहले से थी, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लाइट कितना टाइम लेगी, टाइम टेकन बाय लाइट टू कवर दिस डिस्टेंस, दैट इज सिंपल डेल्टा एक्स, दिस इज द डिस्टेंस, और लाइट की स्पीड से चल रही है, सी स्पीड से चल रही है, तो डेल्टा टी डैश कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स बाय सी, ठीक है।
तो जो टोटल टाइम आएगा फॉर द रिसेप्शन ऑफ टू सिग्नल्स इन फ्रेम एस डैश वो कितना होगा, दिस इज़ द टाइम टी डैश, ठीक है, जो कहाँ से हमारा लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से जो हमारा टी डैश है कि दिस इज़ द टी डैश टाइम, और जो लाइट है वो जो उसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, डेल्टा टी डैश, तो टोटल टाइम कितना आएगा टी डैश प्लस डेल्टा टी डैश। तो ये इसमें एक एडिशनल यही एक डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल में आता है ना टोटल टाइम कितना आएगा टी डैश, ठीक है, टोटल टाइम जितने में वो पहुंच रही है, और जो लाइट है उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, डेल्टा एक्स बाई सी, दिस इज तो एडिशन ऑफ दीज टू टाइम ना, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं, तो हमारे पास ये टी डैश की रिलेशन आ जाएगी, टी डैश आ गया तो हमारे पास न्यू डैश आ जाएगा, वे न्यू डैश इज योर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और न्यू इज़ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब हमने लिया था कि जो तुम्हारा ऑब्जर्वर है वो सोर्स ऑफ लाइट से दूर जा रहा है, डेट मीन्स अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, डेट मीन्स इफ वी इज पॉजिटिव दिस रूट क्वांटिटी इज लेस देन 1, डेट मीन्स न्यू डैश इज लेस देन न्यू। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, और अगर इसका अपोजिट हो, मतलब अगर तुम्हारा ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ लाइट की तरफ आ रहा हो, डेट मीन्स इफ वी इज नेगेटिव, that means the frame s dash is moving in negative x direction, this rooted quantity is greater than 1, in that case your apparent frequency is more than the original frequency। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसवर्स डोपलर इफेक्ट, तो उसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है, उसमें जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है और जो ऑब्जर्वेशन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो उस केस में जो ये टाइम इंटरवल आया था उस केस में हमारे पास दिस इज़ द डेल्टा टी डैश, दिस इज़ द टाइम टेकन बाय लाइट टू कवर दिस डिस्टेंस। इस केस में ये डेल्टा टी डैश नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो कहाँ ट्रेवल कर रही है, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम वही इक्वेशन निकालेंगे, पहले एक्स ज़ीरो लेंगे टी ज़ीरो लेंगे, तो एक्स डैश भी ज़ीरो आएगा टी डैश भी ज़ीरो आएगा, सेकेंड सिग्नल के लिए एक्स डैश और टी डैश उसी तरीके से वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन बस डिफरेंस कितना है कि जो टोटल टाइम है वो टी डैश के बराबर है, क्योंकि इस बार जो डिस्टेंस है उसको पहले केस में हम क्या ले रहे थे कि वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस को लाइट कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है ना, तो वो टाइम भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब लाइट हमारी परपेंडिकुलर मूव कर रही है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमारा जो टोटल टाइम है वो किसके बराबर आ जाएगा, जो हमारा लॉरेंट्ज इक्वेशन से टाइम है, डेट इज़ टी डैश। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एंड ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है अगर वी बहुत ही स्मॉल होगा सी से, डेट मीन्स वी मूव इन क्लासिकल मैकेनिक्स, इन विच केस न्यू डैश इक्वल टू न्यू, वहाँ पे अपेरेंट और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं होती, सेम ही होती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डोपलर इफेक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको देख लेना, आ सकता है ये। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है मिन्कोवस्की स्पेस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक बट इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अच्छा टॉपिक है ये। तो इसके लिए एक एडिशनल मैं 5-10 मिनट का एक अलग वीडियो बनाऊंगी सिर्फ इसी टॉपिक के लिए, वहाँ से ये थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारी बुक में थोड़ा डायरेक्ट दिया हुआ है, तो कुछ एडिशनल इक्वेशंस भी बताऊंगी। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसी के अंदर ये 4 वेक्टर स्पेस है। तो पहले 2-3 टॉपिक कर लो, ठीक है, कल तक मैं इसका ये मिन्कोवस्की स्पेस का एक वीडियो बना के तुम्हारे इसमें डाल दूँगी। आज जो टॉपिक बताएं उसमें कुछ दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, कर लेना इसको। थैंक यू।